क्या इंडिया में ऐसी कोई मेडिकल स्पेशलिटी है जिससे आप साल के 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, पूरा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा एंड कोई इमरजेंसीज नहीं अटेंड करनी पड़ेगी? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की टॉप 10 अर्निंग मेडिकल स्पेशलिटीज कौन सी है एंड सिर्फ अर्निंग ही नहीं, हम उसके फायदे, नुकसान एंड वो किस किस्म की पर्सनैलिटी को सूट करेगा ये सब भी एनालाइज करेंगे। इस एनालिसिस पे हम उसको एक स्कोर देंगे जिससे कि हमें एक मोटा आइडिया आ जाए कि कौन सी स्पेशलिटी कितना पैसा वसूल लाइफस्टाइल दे सकती है। हम अपनी लिस्ट को नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडियाट्रिक्स पे। पीडियाट्रिक्स की एनुअल इनकम कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 18 lakhs। अगर हम 18 lakhs भी गिन ले तो भी महीने का वो कुछ 1 to 1.2 या 1.5 lakhs तक ही जाता है, विच टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बिकॉज आजकल घरों के प्राइसेस, गाड़ियों के प्राइसेस, हर चीज के प्राइसेस आसमान छूने लगे। सबसे मेजर फायदा है पीडियाट्रिशियन बनने का कि आपकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी राइजिंग ट्रेंड पे है एंड जितने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ज्यादा पीडियाट्रिशियंस की जरूरत है। अगेन, अगर आप टायर 2, टायर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन कम फेस करना पड़ेगा एंड आपकी ग्रोथ बहुत फटाफट होगी। नेक्स्ट मेजर फायदा है कि आपकी प्रैक्टिस एकदम फ्लेक्सिबल रहती है, तो आप एक मिक्सचर टाइप की अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, जहां पे कि आप सुबह शाम राउंड लेने के कुछ फिक्स चार्जेस ले रहे हैं, कहीं पे आप ओपीडी निकालने के फिक्स चार्जेस ले रहे हैं एंड जो टाइम बचता है उसमें आपको अगर कोई कॉल आ गई फ्रीलांसिंग वगैरह की तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। बट सबसे मेजर डिसएडवांटेज पीडियाट्रिक्स का ये है कि आपको नाइट कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है। तो अगर कोई डिलीवरी हो रही है, कोई सिजेरियन सेक्शन हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो वो आपको कॉल करेंगे एंड आपको वहां पे अवेलेबल होना होगा। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको बुला लिया जाएगा एंड फिर वो उनका रेगुलर पीडियाट्रिशियन बन जाएगा। सेकंड मेजर डिसएडवांटेज की पर पेशेंट इनकम आपकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। डिपेंडिंग आप बड़े शहर में या छोटे शहर में, आपको पर रेफरेंस 500 से लेके 1000 या 1500 तक चार्जेस दिए जा सकते हैं। अगर आप कोई बहुत ही पॉश एरिया में रहते हैं तो दिस कैन गो अप टू 2000, 3000, मैक्सिमम इट कैन बी 5000। बट उससे ज्यादा तो मैंने सुना नहीं है कि किसी पीडियाट्रिशियन को किसी कॉल के लिए या रेफरेंस के लिए दिया गया हो। अगर आप उसमें और स्पेशलाइज्ड बन जाए, अगर आप डीएम कर ले नियोनेटोलॉजी में या कोई आप फेलोशिप कर ले, तो आप स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स करके, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशंस करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बट एज अ प्लेन पीडियाट्रिशियन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज योर पर पेशेंट इनकम। एंड लास्टली, अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो आपको सैचुरेशन फेस करना पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऐसे लोगों को सूट करता है जिनको जेन्युइनली बच्चों के अराउंड रहना पसंद है, उनका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है एंड वो एंशियस पेरेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। यानी कि उनको बच्चों को ट्रीट करना, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना इतना पसंद होना चाहिए कि वो हाइपर पेरेंट्स को भी संभाल ले, जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं उनकी कंप्लेंट्स को भी समझ जाए एंड एक ठंडे दिमाग से ट्रीटमेंट दे पाए। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो पीडियाट्रिक्स आपके लिए बहुत ही फुलफिलिंग ब्रांच होगी। बट बिकॉज यहाँ पे पर पेशेंट इनकम कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, रात में कॉल्स भी अटेंड करने पड़ रहे हैं, तो वी विल ओनली गिव इट अ स्कोर ऑफ 3 on 5। एट दिस पॉइंट अगर आपके मन में आ रहा है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए, तो मैंने एक डॉक्टर इनकम प्रेडिक्टर टूल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। वहां पे हम अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, वेबिनार, सेमिनार्स करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे ऐसी चीजें सीखते हैं जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं बताता। सो मेक श्योर यू चेक आउट ऑल दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द पिन्ड कमेंट बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज साइकियाट्री। अ साइकियाट्रिस्ट can earn anywhere between 12 to 22 lakhs per annum. In my personal opinion, I don't think there are many hospitals जो कि आपको per month 2 lakh rupees की salary as a psychiatrist offer करेंगे। कुछ बहुत ही reputed बड़े hospitals हैं वही करेंगे। So the average salary will be somewhere between 1 to 2 lakh rupees. But आज के जमाने में psychiatrist बनने के फायदे बहुत हैं। सबसे पहली बात तो डिमांड बहुत बढ़ गई है, स्पेशली कोविड के बाद लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग खुल के जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास अपनी मेंटल हेल्थ की समस्याओं को लेके। सेकेंडली, शहर में अर्बन पॉपुलेशन के बीच में ये अवेयरनेस ज्यादा आई है एंड उन्हीं के पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो पर पेशेंट आपके जो चार्जेस है, जो कंसल्टेशन चार्जेस है, वो अब बढ़ गए। थर्डली, इसमें टेली कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशंस करके भी इनकम काफी बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज काफी कुछ आपका ट्रीटमेंट जो होता है काउंसलिंग पे और कन्वर्सेशंस पे बेस्ड होता है एंड प्रिस्क्रिप्शन आप ऑनलाइन पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट सारी फिजिशियन ब्रांचेस का मैं कहूंगा कि बहुत मेजर एडवांटेज है कि वो ऑनलाइन अपनी प्रैक्टिस
करके एक तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट कि एज अ साइकियाट्रिस्ट आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करके अलग अलग माध्यम से अपनी डिग्री को और भी मोनेटाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, किताबें लिख के वगैरह वगैरह। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली आपको कोई इमरजेंसी नहीं अटेंड करनी होती। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी छोटे शहर से हैं तो हो सकता है कि वहां पे अभी तक अवेयरनेस उतनी पहुंची ना हो। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकियाट्री की सीट्स भी कम है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में। एंड लास्टली एज अ साइकियाट्रिस्ट आपकी बोलने की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ काम से काम की बात करते हैं, तुरंत एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मरीज अपने आप दवाई खाएगा, ठीक हो जाएगा, अगर आप में पेशेंस की कमी है, आप सामने वाले की चीजें ज्यादा समय तक सुन नहीं सकते हैं, तो ये ब्रांच आपके लिए सूटेबल नहीं है। हालांकि अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आपको लोगों से बात करना पसंद है, आप बड़े शहर में रहते हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं, तो आपके लिए साइकियाट्री एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो बिकॉज इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, पैसे कमाने का स्कोप बहुत ज्यादा है, बड़े शहर में आप सेटल हो सकते हो, वी विल गिव इट अ 4.5 on 5 which is a near perfect score in our list so far. Next in our list is internal medicine या MD मेडिसिन। यहाँ पे इनकम का स्कोप इज अराउंड 15 to 25 लाख, यानी कि पर महीना 1.5 से 2 लाख रुपए। मैंने देखा है कि बहुत सारे MD फिजिशियन डॉक्टर्स इवेंचुअली हॉस्पिटल खोल लेते हैं बिकॉज उनको मोटा मोटा मेडिकल मैनेजमेंट हर एक टाइप के पेशेंट का आता है। तो वो किसी भी पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं अपने अंडर, स्पेशलिस्ट को बुला के ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड उसके बाद में उसको मॉनिटर करके डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो 50% काम वो अपने लेवल पे ही कर लेते हैं। सिर्फ जो जरूरी काम है जो स्पेशलिस्ट को करना चाहिए उसके लिए उन्हें आउटसोर्स करना पड़ता है। तो ओवरऑल वो एक हॉस्पिटल अच्छे से चला सकते हैं अगर उनमें थोड़ी बहुत बिजनेस की समझ हो तो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ MD करके अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े बिकॉज लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं MBBS के कंपैरिजन में एंड आपके पास DM वाली स्पेशलिटी एंड स्किल्स है नहीं, तो आप एक तरीके से बीच में कहीं तो अटक जाते हैं। अगर आपको मन भी करे कि आप स्पेशलिस्ट बन जाए तो आपको कम से कम 3 साल की और ट्रेनिंग लेनी होगी DM करते हुए, उसके बाद में बॉन्ड फुलफिल करना होगा एंड जनरली DM के बाद में बॉन्ड करने के बाद में भी आपको थोड़ा समय लगता है एक्सपीरियंस गेन करके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप करने में। तो आप एडिशनली मान के चलिए कि आफ्टर योर MD इफ यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट आपको 5 से 7 साल का समय लगेगा सेटल होने में। तो ये ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जो कि काफी पढ़ाकू किस्म के हैं, एग्जाम्स एंड पढ़ाई से जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं एंड उनका एक एनालिटिकल माइंड है, यानी कि वो रिपोर्ट्स देख के, पेशेंट के सिम्टम्स देख के, छोटी छोटी बारीक चीजों को नोट करके ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं। अनलेस आप बिजनेसमैन बन जाइए या आप सुबह से रात तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में अटैच हो जाए, एज अ प्योर MD प्रैक्टिस करना थोड़ा बसड़ वाला काम है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कम है। सो आई विल गिव इट अ 3 on 5 रेटिंग। नेक्स्ट इज एनेस्थीसियोलॉजी या एनेस्थेटिस्ट। एन एवरेज एनेस्थेटिस्ट इन इंडिया कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 18 to 30 लाख रुपीज पर ईयर, यानी कि ये महीने का हो गया लगभग 1.5 to 2 लाख रुपीज या इवन मोर, इट कैन गो अप टू 2.5। आई पर्सनली नो पीपल जिनकी 3-3.5 लाख तक की सैलरी है। उसके अलावा वो फ्रीलांसिंग करके और एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। अब कहने के लिए तो एनेस्थीसिया डिपेंडेंट ब्रांच है कि आपको कोई हॉस्पिटल बुलाएगा तो ही आपका कोई पेशेंट बनेगा, तो ही आपकी इनकम होगी। बट एनेस्थीसिया की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स में होने वाले प्रोसीजर्स बढ़ गए हैं एंड स्पेशली सुपर स्पेशलाइजेशन में बूम आ गया है। तो अब सुपर स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट की भी जरूरत पड़ने लगी है। तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनेस्थीसिया को कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एनेस्थीसिया का एक और एडवांटेज होता है कि आपकी प्रैक्टिस एकदम फ्लेक्सिबल रहती है। आप केस वाइज अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो जिस दिन आपको जाने का मन नहीं है आप मना कर सकते हैं, आपको कोई और काम आ गया तो केस को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। हालांकि शहरों में आपको काफी सैचुरेशन फेस करना पड़ सकता है बिकॉज बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं एंड कम से कम चार्जेस में वो जाके केस करने के लिए तैयार है। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इज कि आपको बहुत समय देना पड़ता है अपने करियर को। एक बार आप किसी सर्जरी में घुसे तो आप उसमें से कब निकल पाओगे इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई सर्जरी जो 2 घंटे में खत्म होनी चाहिए थी 1.5 घंटे में भी खत्म हो सकती है या उसको 6, 7, 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से आप काफी अनप्रेडिक्टेबल दिन बिताते हो। कुछ लोगों के लिए काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली है तो हो सकता है कि आप उनको समय ना दे पाओ। नाइट ड्यूटीज का आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि रात बेरात अगर कोई ऑपरेशन
होना है तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आप तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। तो एनेस्थीसिया किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसको ट्रीटमेंट का फेस नहीं बनना है, उसको बहुत कुछ ग्लैमरस या पॉपुलर काम नहीं करना है। अगर आप घंटों तक फोन पे सुडोकू खेल सकते हो एंड कॉफी पी सकते हो तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ब्रांच है। सो बिकॉज यहाँ पे पैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं है, रात में कॉल्स भी अटेंड करनी पड़ सकती है। सो आई विल गिव इट ओनली अ 3.515। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन एक बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है, स्पेशली बड़े शहरों में, बिकॉज बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अब इमरजेंसी सर्विसेज को काफी सीरियसली लेने लगे हैं एंड उसी के लिए उनको इमरजेंसी फिजिशियंस चाहिए जो कि कैजुअलिटी में आने वाले पेशेंट्स को संभाल पाए। आपकी सैलरी हो सकती है एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 lakhs पर एनम, यानी कि 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीना। बट इमरजेंसी मेडिसिन का सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत रिस्की सिचुएशन में काम करना पड़ता है, बिकॉज इमरजेंसी में इंडिया में जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, सब एकदम हाइपर होते हैं एंड वो चाहते हैं कि डॉक्टर तुरंत ही कोई ना कोई ऐसा जादू कर दे जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाए। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है पेशेंट्स को फेस करने के लिए। आपको अग्रेसिव लोगों से बात करने में डर नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा चाहिए कि अगर कोई अग्रेसिव है, गुस्से में है, तो वो भी शांत हो जाए। इमरजेंसीज जनरली रात में आती हैं तो आपको नाइट ड्यूटीज करने की भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए इन ब्रांचेस में बर्नआउट काफी कॉमन है एंड इंडिया में तो ये बहुत ही नई ब्रांच है, यानी कि अभी भी ये पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुई है। तो ये ऐसे किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल है जिसने बचपन से सोचा है कि वो जान बचाने वाला डॉक्टर बनेगा, उसको एड्रेनलिन रश मिलता है पेशेंट्स को फटाफट ट्रीट करने में, उनको ठीक होता हुआ देखने में, बट बिकॉज इसमें वायलेंस फेस करने के चांसेस काफी ज्यादा है, सैलरी जो है बाकी ब्रांचेस जैसी ही है, आई विल नॉट गिव इट मोर देन 2.515। तो अभी तक की हमारी रेटिंग्स में ये सबसे लोएस्ट रेटिंग। इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर्स की बाहर यानी कि अब्रॉड भी काफी डिमांड है, तो अगर आप इंडिया से क्वालिफाई होते हैं तो आपका बाहर जाना हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, OBGY। इनकी इनकम कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25 lakhs पर एनम टू 30-35 lakhs, इवन crores of rupees पर ईयर। ये भी एक एवरग्रीन ब्रांच है जो कि हमेशा डिमांड में रहती है एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एक आपके पास एडवांटेज ये होता है कि जो पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स बन जाते हैं, एक तरीके से आप उनके फैमिली डॉक्टर भी बन जाते हो। इसमें स्पेशलाइज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट IVF स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कर सकते हैं, अलग अलग किस्म की फेलोशिप्स करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा है। हालांकि सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑब्जन गायनी की है कि आपको लाइफ लॉन्ग 24/7 कभी भी अवेलेबल होना पड़ता है अपने पेशेंट्स के लिए, चाहे वो डिलीवरी हो, सिजेरियन सेक्शन हो। जब इमरजेंसी आती है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाके उसको पूरा कीजिए। एज अ सर्जन आपको अलग अलग स्किल्स सीख के अप टू डेट रहना पड़ता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये टैक्सिंग लगे, स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आप देखो कि आप नए नए प्रोसीजर्स नहीं सीख पा रहे हो। मेडिको लीगल रिस्क भी इसमें काफी ज्यादा होती है, बिकॉज बहुत बार पेशेंट उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, तो कोर्ट को इन्वॉल्व करना काफी कॉमन है इस ब्रांच में। ये ब्रांच उनके लिए बेस्ट है जो कि एकदम टाइप A किस्म की पर्सनालिटी है, जो कि अपने काम को ही अपना लाइफ का पर्पस समझते हैं। तो बिकॉज पैसा एंड स्कोप काफी ज्यादा होते हुए भी वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं है, आई विल ओनली गिव इट अ 2.515। Next in my list is radiology. Radiology की annual income can be anywhere between 30 to 50 lakh rupees. Radiology इंडिया में नीट के टॉपर्स की कंसिस्टेंटली फेवरेट ब्रांच रही है since past many years. उसका मेन कारण ये है कि आपको पेशेंट देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन या लैपटॉप पे कंप्यूटर द्वारा अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई इमरजेंसीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टिगेशंस जो है आजकल बहुत ज्यादा कराने लगे हैं हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, तो आपको अर्निंग की भी कोई कमी नहीं होती है। तो एक तरीके से काफी वर्क लाइफ बैलेंस प्लस बेस्ट इनकम वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट उसी के साथ साथ मैंने देखा है कि अब धीरे धीरे रेडियोलॉजिस्ट भी स्ट्रगल करने लगे हैं, बिकॉज अब रेडियोलॉजी में भी इतने अलग अलग मोडालिटीज आ गए हैं कि एक व्यक्ति के लिए हर चीज का मास्टर बनना पॉसिबल नहीं है। प्लस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आ गई है, जहाँ पे कि आपको पेशेंट भी फेस करना पड़ता है एंड आपको थोड़ी बहुत सर्जिकल स्किल्स भी सीखनी पड़ती है। प्लस एज अ प्लेन रेडियोलॉजिस्ट भी अब हर थोड़े दिन में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई स्कोरिंग सिस्टम, नई रेटिंग सिस्टम आती है, तो आपको उनसे भी अप टू डेट रहना पड़ता है। AI का भी डर आपको फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज AI जो है वो डायग्नोसिस में अब धीरे धीरे ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट जितना ही एक्यूरेट बनता जा रहा है।
इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आप एक फेमस रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। आपके पास समय, पैसा एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप अलग अलग तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। सो आई विल गिव इट अ 4.5 on 5. Next in the list is orthopedic surgery. Orthopedic surgeons can make anywhere between 35 to 60 lakhs per annum. ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। अगर आप एडवांस प्रोसीजर्स करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रोबोटिक सर्जरी वगैरह, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको बड़े शहरों में हो सकता है थोड़ा बहुत सैचुरेशन फेस करना पड़े, बट अगर आप टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाके प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो आपकी ग्रोथ और भी फास्ट हो सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स सर्जरी में स्पेशलाइज कर लेते हैं या आप सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बन जाते हैं तो हो सकता है कि आपको इमरजेंसीज भी ना फेस करनी पड़े। हालांकि बिकॉज एमएस ऑर्थोपेडिक के बाद में कोई एमसीएच नहीं है, तो आपको हो सकता है फेलोशिप कर करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़े। ऑर्थोपेडिक ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्पेशलिटी एंड करियर पाथ में कदम रखना चाहते हैं। यहाँ पे सब कुछ पहले से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हालांकि बिकॉज सैचुरेशन आपको फेस करना पड़ सकता है एंड गवर्नमेंट योजना आने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत कम पैसों में केसेस करने पड़े, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अपना मार्केट बना पाना, अपना नाम बना पाना, फेमस हो पाना, ये काफी लेट आता है आपकी लाइफ में। तो लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स आई विल नॉट गिव इट मोर देन 3 on 5. नेक्स्ट अप इज कार्डियोलॉजी. अ कार्डियोलॉजिस्ट कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 40 to 70 लाख रुपीस पर एनम। सबसे बड़ा एडवांटेज कार्डियोलॉजी का ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे मिडिल एज एंड हायर एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन बनती जा रही है एंड उन्हीं में कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले फ्यूचर में। उसी के साथ साथ अब यंगर एज में भी कार्डियक प्रॉब्लम्स डायग्नोज करी जा रही है, तो यंगर एज ग्रुप, ओल्डर एज ग्रुप, हर किस्म का एज ग्रुप आपका पेशेंट बन सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट बनने में नाम है, पॉपुलैरिटी है, फेम है, इनकम भी अच्छी है, बट उसी के साथ बड़े शहरों में आपको सैचुरेशन फेस करना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैंने सुना है कि अब तो टायर 2 सिटीज में भी इतने कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हैं कि उनके बीच में काफी कंपटीशन होने लगा है। सेकेंडली, गवर्नमेंट योजना आने के बाद में काफी कम चार्जेस में अब ट्रीटमेंट दिया जाने लगा है पेशेंट्स को, तो जो अर्निंग कैपेसिटी थी पुराने जमाने में अब वो वैसी नहीं रही है। प्लस आपको काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि एमबीबीएस के बाद फिर एमडी एंड एमडी के बाद में डीएम एंड फिर इन सबके बॉन्ड्स अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया है। अगर आपने प्राइवेट से किया है तो आपको बहुत सारे पैसे भरने पड़े होंगे। तो इन आइदर केस आपका करियर लेट शुरू होता है, लेट पिकअप होता है एंड लेट सेटल होता है। तो ये उनके लिए परफेक्ट है जो कि लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को चार्म होता है हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर बनने का, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो या कार्डियक सर्जन हो। तो अगर आपके बचपन से ये सब सपने रहे हैं तो ये ब्रांच आपके लिए परफेक्ट है। योजना का काफी इन्वॉल्वमेंट है, काफी लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा डीएम करना है, बॉन्ड वगैरह पूरा करना है। तो आई विल नॉट गिव इट मोर देन 3 on 5. नाउ वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर लिस्ट एंड अब मेरे पास ऐसी 2 ब्रांचेस है आपको बताने के लिए जिनके बीच में टाई है। इनका अर्निंग पोटेंशियल सेम है, अमाउंट ऑफ ईयर जो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है वो भी सेम है, लेकिन एक में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है एंड एक में नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूरो सर्जरी की। अ न्यूरो सर्जन इन इंडिया कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs पर एनम ऑन द लोअर साइड टू अप टू 1 crore एंड मोर पर ईयर। न्यूरो सर्जरी में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी बहुत स्पेशलाइज होते हैं एंड बहुत कम न्यूरो सर्जन हैं जो कि हाई रिस्क प्रोसीजर्स करते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई है, तो आप उससे अपनी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके लिए फेमस होना बहुत आसान हो सकता है एंड आपकी हॉस्पिटल्स के बीच में बहुत डिमांड हो सकती है। हालांकि द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन माई ओपिनियन ऑफ बीइंग अ न्यूरो सर्जन इज कि आपको इमरजेंसीज अटेंड करनी पड़ती है। तो चाहे आप सीनियर हो या जूनियर हो, एज अ न्यूरो सर्जन एक्सपेक्टेड है कि जब भी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होगी, चाहे वो दिन हो या रात हो, आपको अवेलेबल होना होगा। प्लस एमसीएच करना जरूरी है, यानी कि एमबीबीएस, फिर एमएस एंड फिर एमसीएच एंड उन सबके बॉन्ड। ये सब करते करते हो सकता है कि आपका करियर बहुत लेट शुरू हो, समवेयर इन योर 30s और इवन मिड 30s। इवन आफ्टर एमसीएच आपको फेलोशिप्स करने की जरूरत पड़ सकती है। जो हम स्पेशलाइज प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे ये सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं एंड ऐसे बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे कि ये सुपर स्पेशलाइज प्रोसीजर्स होते हैं आज भी काफी लिमिटेड है। तो ये ब्रांच ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जो कि एक फेमस सर्जन बनना चाहते हैं, चाहे उन्हें जो भी कॉस्ट पे करना पड़े। मैंने देखा है कि न्यूरो सर्जन जो होते हैं उनका बचपन का सपना होता है न्यूरो सर्जरी बनना, बट बिकॉज इसमें वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है, पैसे बहुत ज्यादा है, आई वुड स्टिल गिव इट ओनली 2.5 on 5. अब आता है नंबर द बेस्ट ब्रांच इन आवर लिस्ट का एंड दैट अवार्ड गोज टू प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। इसमें भी आपकी अर्निंग पोटेंशियल आसानी से 1 crore पर ईयर टच कर सकती है एंड स्पेशली बड़े शहरों में जहाँ पे कि एफ्लुएंट लोग रहते हैं जो कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अंधा पैसा खर्च करने को तैयार है।
तो अगर आप कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं तो आप एक तरीके से ग्लैमर की दुनिया के काफी करीब रहते हैं। आपके पास पेशेंट नहीं होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, आपको इमरजेंसीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीके का आर्टिस्टिक काम करते हैं, आप अपने मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं, बिकॉज जो आप करते हैं वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं एंड लोग आपको आपकी स्किल के लिए प्रेफर करेंगे। अगर आप फेमस हो गए तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज से आपके पास मरीज आ सकते हैं। हालांकि सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कॉस्मेटिक सर्जरी का कि ये बहुत ही बिजनेस ड्रिवन ब्रांच है। यहाँ पे मार्केटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, विजिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े एक पॉश क्लिनिक बनाने में। आपको नए नए स्किल्स हमेशा सीखते रहने पड़ते हैं, आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ में अप टू डेट रहना पड़ता है। आपकी प्रैक्टिस आपके लोकेशन पे बहुत डिपेंड करती है कि आप अगर बड़े शहर के भी सबसे सही जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में अगर आप बांद्रा में हैं या अंधेरी लोखंडवाला में है, तो आप एज अ प्लास्टिक सर्जन बहुत फ्लरिश करेंगे। लेकिन अगर आप कोई दूर दराज के किसी छोटे शहर में है तो हो सकता है आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़े। बट इन स्पाइट ऑफ all this, because there is no emergencies, the scope of growth is very high, the demand is very high, I will give it a near perfect 4.5 on 5। आप देखेंगे कि मेरी लिस्ट में कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस नहीं है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी। ये भी उतनी ही अर्निंग है जैसे कि बाकी सिमिलर सुपर स्पेशलिटीज हैं, पर बिकॉज मैं सिर्फ 10 ब्रांचेस के बारे में ही बात करना चाहता था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इन ब्रांचेस को इंक्लूड नहीं किया है। बिकॉज इसके जो नंबर्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, वो भी बाकी सुपर स्पेशलिस्ट ब्रांचेस की तरह ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जितनी भी हाई अर्निंग ब्रांचेस हैं वो पेशेंट फेसिंग है, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी भी कहेंगे तो कहने के लिए तो उसमें इमरजेंसीज नहीं है, लेकिन उसमें भी स्ट्रेस बहुत है, बिकॉज आपके पेशेंट बहुत डिमांडिंग होते हैं। वो हर छोटी चीज पे इतना बवाल कर सकते हैं कि हो सकता है आप उससे भी परेशान हो जाओ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों, आप फैंसी गाड़ियों में घूमे, आपके पास बहुत बड़ा घर हो, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए एंड आपको पेशेंट देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, आपको मन की शांति भी हो, पैसे भी अच्छे मिले, तो यू विल बी बेटर ऑफ इन ब्रांचेस जहां पे आपको डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता, जैसे कि रेडियोलॉजी, या फिर फिजिशियन ब्रांचेस जहां पे कि आपको बहुत इमरजेंसीज वगैरह नहीं फेस करनी पड़ती, जैसे साइकेट्री, इंटरनल मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी ऑल्सो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए एंड आप जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ, फिनिश योर MBBS और मे बी डू अ डिप्लोमा और अ फेलोशिप कोर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। तो आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ कि सिर्फ इनकम को देखते हुए अपनी स्पेशलिटी नहीं डिसाइड करनी चाहिए। आपको उससे रिलेटेड जो लाइफस्टाइल आता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए एंड आपका मन क्या कहता है इसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे अपनी स्पेशलिटी डिसाइड करेंगे तो हो सकता है कि आप जीवन भर दुखी रह जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एज अ डॉक्टर आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा।